वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिविजुअल साइकोलॉजी की, जिसके की संस्थापक अल्फ्रेड एडलर थे, जिनका कि टाइम पीरियड था 1870 टू 1937। सो हम इनके लाइफ के बारे में हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अल्फ्रेड एडलर, इनका जन्म 1870 में हुआ था और इनकी एजुकेशन 1895 में वियना यूनिवर्सिटी से हुई थी। इन्होंने मेडिकल में शिक्षा प्राप्त की थी। आगे इन्होंने 1902 में फ्रायड द्वारा इन्हें वियना साइको एनालिटिकल सोसाइटी में योगदान करने का न्योता दिया गया। सो इन्होंने मेडिकल से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन आगे चल कर के इनका इंटरेस्ट मनोचिकित्सा में भी हुआ। सो उन्होंने उस पर भी काफ़ी कार्य किया, काफ़ी अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद फ्रायड ने जब इनके कंट्रीब्यूशंस को देखा तो फ्रायड भी इनसे काफ़ी प्रभावित हुए एडलर से, और इन्होंने फ्रायड ने 1902 में एडलर को वियना साइको एनालिटिकल सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए इन्होंने इनको निमंत्रण भेजा, इन्होंने इनको इनवाइट किया। यहीं पे फ्रायड और एडलर की पहली मीटिंग, पहली मुलाकात हुई थी। यहाँ पे एडलर ने इनका ये निमंत्रण हम कह सकते हैं, या फिर इनका न्योता इन्होंने एडलर ने स्वीकार कर लिया, और 1910 ईस्वी में एडलर वियना साइको एनालिटिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बन गए। फिर आगे चलकर इन्होंने 1911 में इन्होंने सोसाइटी फॉर फ्री साइको एनालिसिस की स्थापना की। इसकी स्थापना ये इनका एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था सोसाइटी फॉर फ्री साइको एनालिसिस। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी, लेकिन आगे चलकर इन्होंने इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया और इन्होंने 1912 में इसका नाम चेंज करके, मीन्स पहले इसका नाम सोसाइटी फॉर फ्री साइको एनालिसिस था, जिसको कि 1912 में इन्होंने चेंज करके सोसाइटी फॉर इंडिविजुअल साइकोलॉजी रखा। मीन्स पहले ये फ्रायड के, जैसा कि जब हम फ्रायड की थ्योरी हम देख रहे थे तो हमने वहाँ पे देखा था कि एडलर और यूंग दोनों ही फ्रायड के सहयोगी थे, लेकिन कुछ ऐसे फ्रायड के कुछ ऐसे टर्म्स थे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिससे कि जिसको कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसको एडलर और यूंग ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए एडलर ने फिर अपनी अलग साइकोलॉजी स्कूल इन्होंने बनाई, जिसको कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहा गया, और यूंग ने भी अपनी एक अलग साइकोलॉजी स्कूल उन्होंने स्थापित किया। सो यहीं से वर्ड आया इंडिविजुअल साइकोलॉजी। यहाँ पे एडलर को ये फील होने लगा कि इनके कॉन्सेप्ट साइको एनालिसिस से थोड़े से अलग हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं। एडलर ने फील किया कि इनको अपनी साइकोलॉजी, इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका जो रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग इनको अपनी साइकोलॉजी देनी चाहिए। सो यहीं से इनकी साइकोलॉजी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी का जन्म हुआ। ये डेट आपको याद रखना है, 1912। हम यहाँ देख लेते हैं कि इंडिविजुअल का मतलब क्या है। इंडिविजुअल, व्यक्तिक। सो यहाँ इसकी डेफिनेशन दी हुई है। व्यक्तिकता से तात्पर्य यहाँ आत्म केंद्रिता से नहीं है, बल्कि इस तथ्य से है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशेष जीवन शैली के कारण अनोखा एवं विचित्र होता है, और यही जीवन शैली उसके व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करती है। जैसा कि अगर हम आम बोलचाल की भाषा में हम बात करें इंडिविजुअल का या फिर व्यक्तिकता की अगर हम बात करें, तो हम जनरली ये मानते हैं कि इंडिविजुअल का मतलब है, व्यक्तिकता का मतलब है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, मीन्स हर व्यक्ति अपने आप में केंद्रित है, सेल्फ सेंटर्ड है। लेकिन यहाँ पे व्यक्तिकता का असली मतलब, आगे जैसे हम इंडिविजुअलिटी के बारे में भी हम आगे डीप में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम इस चीज़ को जानेंगे। सो एडलर ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया, और इनके इस कॉन्सेप्ट को देने के बाद से इंडिविजुअलिटी का मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गया। मीन्स इससे पहले तक इंडिविजुअलिटी को आत्म केंद्रितता, सेल्फ सेंटर्ड माना जाता था, लेकिन एडलर ने ही बताया कि इसका मतलब, इंडिविजुअलिटी का मतलब आत्म केंद्रिता नहीं है, बल्कि ऐसा, मीन्स व्यक्ति का अपना एक ऐसा स्टाइल हम कह सकते हैं, ऐसा तरीका है जो कि उसका अपना जीवन जीने का अलग स्टाइल है, जो कि उसको दूसरों से अलग बनाता है, जो कि इसका जो जीवन शैली है या इसका जो स्टाइल है वो दूसरों से अलग है और अनोखा है। मीन्स उसका वो अपना स्टाइल है। तो हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, सबके अपने कुछ मत होते हैं, अपने कुछ विचार होते हैं, सबका अपना लाइफ स्टाइल अलग होता है। सो इस चीज़ को यहाँ पे एडलर ने डिफाइन किया है। सो इनकी थ्योरी का जो मेन
मेन थीम हम कह सकते हैं वो इंडिविजुअलिटी पर ही फोकस्ड है। आगे हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु 1937 में हो गई। सो अब हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हैं कि इनका साइकोलॉजी में क्या योगदान रहा, इन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी हैं, क्या क्या चीज़ें बतलाई हैं। सो हम यहाँ पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि इनका मनोविज्ञान सामान्य बोधक मनोविज्ञान था। मीन्स इनकी जो थ्योरी थी वो बहुत ही कॉमन थ्योरी थी। मीन्स ये कोई भी आसानी से समझ सकता था। मीन्स इन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स का यूज़ नहीं किया था। इन्होंने बिल्कुल बोलचाल की भाषा में ही अपने रिसर्चेस, अपने स्टडी को इन्होंने थ्योरी का रूप दिया था। आगे देखते हैं कि इनका मनोविज्ञान काफ़ी आशावादी रहा है। मीन्स इनके मनोविज्ञान में हमें नेगेटिव चीज़ें कम से कम देखने को मिलती हैं। इन्होंने मीन्स पॉजिटिव चीज़ों पर ही इन्होंने फोकस किया हुआ है। आगे देखते हैं कि इनका मानव व्यवहार की व्याख्या में हमेशा एक वास्तविक दृष्टिकोण इन्होंने अपनाया है। मीन्स इन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें कही हैं, जो चीज़ें इन्होंने देखी हैं एज इट इज़, जो चीज़ें मीन्स होती हैं जिसको कि हम खुद भी फील कर सकते हैं, उन्होंने ऐसी ही चीज़ें, ऐसे ही टर्म्स, ऐसे ही कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं। जैसे अगर मैं फ्राइड की थ्योरी की बात करूं तो फ्राइड की थ्योरी में हम देखते हैं कि उनके कुछ ऐसे टर्म्स हैं, जैसे अगर हम ईगो सुपर ईगोइड की बात करें तो हमें वो चीज़ें मीन्स हमें पता तो है कि वो चीज़ें सबके अंदर में होती हैं, बट फिज़िकली हम उन चीज़ों को देख नहीं पाते। तो फ्राइड के कॉन्सेप्ट में, फ्राइड की थ्योरी में ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिसको कि हम फिज़िकली हम देख नहीं पाते। उन्होंने अपने 50 ईयर्स दी अपनी लाइफ की, उन्होंने स्टडी की, उसके बाद उन्होंने जो चीज़ें बताई वो प्रॉपरली साइंटिफिक तो हैं, वो पूरी साइंटिफिक हैं, बट उनको हम फिज़िकली हम नहीं देख पाते। लेकिन अगर हम एडलर के साइकोलॉजी की बात करें तो इन्होंने एक वास्तविक दृष्टिकोण अपनाया है। सो इनके कंट्रीब्यूशन को 7 पार्ट्स में बांटा गया है। 7 पार्ट्स में बांटकर हम इनकी थ्योरी को हम समझेंगे। पहला है आंगिक हीनता तथा क्षतिपूर्ति, ऑर्गन इन्फेरियरिटी एंड कॉम्पेंसेशन। नेक्स्ट है सफलता या श्रेष्ठता का प्रयास, स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस और सुपीरियरिटी, सामाजिक अभिरुचि, सोशल इंटरेस्ट, जीवन शैली, स्टाइल ऑफ लाइफ, सृजनात्मक शक्ति, क्रिएटिव पावर, कल्पित सौदेश्यता, फिक्शनल फिनालिज्म, जन्मक्रम, बर्थ ऑर्डर। सो ये टॉपिक्स इनके काफ़ी प्रैक्टिकल हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। आई होप आपको ये काफ़ी, मुझे एडलर की थ्योरी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गन इन्फेरियरिटी एंड कॉम्पेंसेशन, आंगिक हीनता एवं क्षतिपूर्ति। इन्होंने अपने शोध पत्र, इनकी एक शोध पत्र थी, द स्टडी ऑफ ऑर्गन इन्फेरियरिटी एंड इट्स फिजिकल कॉम्पेंसेशन। इस शोध पत्र में इन्होंने बतलाया है कि जिन व्यक्तियों में कुछ आंगिक हीनता होती है, जैसे दृष्टि की कमजोरी या सुनने की कमजोरी होती है, तो वे अन्य क्षेत्रों में श्रेष्ठता स्थापित करके अपनी इस कमी को पूरा करते हैं। मीन्स इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति फिजिकली अगर हैंडीकैप्ड है, अगर किसी व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अपनी इस प्रॉब्लम को, अपनी इस कमी को या फिर अपनी इस अयोग्यता को किसी और क्षेत्र में वो अच्छा करके अपने इस कमी को ढक लेता है। जैसे हमने फ्राइड की थ्योरी में हम डिफेंस मैकेनिज्म में हमने एक टर्म पढ़ा था, हमने कॉम्पेंसेशन का, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति, किसी के अंदर में अगर कोई कमी होती है तो व्यक्ति दूसरे क्षेत्रों में अच्छा करके, बेस्ट करके अपनी अचीवमेंट प्राप्त करता है और अपनी अयोग्यता को दूर करता है। सो हम कह सकते हैं कि इनका ये जो शोध पत्र था ये फ्रायड से प्रभावित था। सो इसमें हमें फ्रायड के भी विचारों की हमें झलक मिलती है। सो ये चीज़ें हैं, लेकिन आगे इन्होंने बतलाया, इन्होंने इस पर और भी रिसर्च किया, लेकिन फिर आगे इन्होंने बतलाया, अपने टर्म्स को इन्होंने थोड़ा सा अलग किया। इन्होंने 1910 में बताया, 1910 में इन्होंने बतलाया कि हीनता का भाव जन्मजात होता है। मीन्स इन्होंने इसको इन्फेरियरिटी फीलिंग को इन्होंने बाय बर्थ माना है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि इस एडलर ने इन्फेरियरिटी फीलिंग को बाय बर्थ माना है, और इनकी जो थ्योरी है वो मीन्स ये बाय बर्थ इन्होंने अनुवांशिकता पर ज़्यादा फोकस किया है। सो आगे हम देख लेते हैं कि क्योंकि बच्चे कमज़ोर होते हैं और इसी भावना को दूर करने के लिए व्यक्ति में श्रेष्ठता का प्रयास का जन्म होता है। सो इनके अनुसार ये
ये टर्म आपको आगे के टॉपिक्स में, आगे के पॉइंट्स में आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। सो इन्होंने बतलाया आगे चल करके कि सिर्फ जो व्यक्ति फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं सिर्फ उनमें ही इन्फेरियरिटी फीलिंग नहीं होती है, बल्कि इन्फेरियरिटी फीलिंग जो है वो हर व्यक्ति में, हर बच्चे में बाय बर्थ होती है। और आगे चल कर के जैसे जैसे व्यक्ति को इसकी समझ होने लगती है तो व्यक्ति अपनी इस कमी को, अपनी इस हीनता की भावना को दूर करने के लिए व्यक्ति किसी क्षेत्र में अच्छा से अच्छा प्रयास करने की कोशिश करता है। इसी को इन्होंने श्रेष्ठता का प्रयास, ये इनका टर्म यहीं से आया कि श्रेष्ठता का प्रयास व्यक्ति करता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सूरदास का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिनके बारे में कि हम जानते हैं कि ये कितने बड़े और प्रसिद्ध, ये वर्ल्ड लेवल पर ये कितने बड़े और प्रसिद्ध कवि रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि सूरदास जो थे वो जन्म से ही अंधे थे, ये बाय बर्थ ये अंधे थे। सो हम जानते हैं कि जो कवि होते हैं वो प्रकृति की खूबसूरती को वो महसूस करते हैं, लेकिन सूरदास जो कि देख नहीं पाते थे, वो प्रकृति को उन्होंने कभी देखा नहीं था, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को फील करके, इस चीज़ में, इस क्षेत्र में इन्होंने अच्छा करके अपनी इस कमी को उन्होंने कॉम्पेंसेशन कर लिया, इन्होंने क्षतिपूर्ति उसकी कर ली। ऐसे ही अगर हम बात करें डेमोस्थेनिस की, तो ये इनको हकलाने की बीमारी थी, ये बचपन में बहुत ज़्यादा ये हकलाते थे, लेकिन जब ये बड़े हुए तो ये वर्ल्ड लेवल पर फेमस वक्ता बने, फेमस स्पीकर बने। तो इस तरह से इन्होंने अपने इस कमी की क्षतिपूर्ति की, अपनी इस कमी को इन्होंने पूरा किया। सो आगे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस और सुपीरियरिटी, पूर्णता की कोशिश या प्रयास। सो एडलर ने पूर्णता की कोशिश के बारे में बतलाया है कि पूर्णता की प्राप्ति की ओर बढ़ने की मौलिक प्रेरणा, मीन्स इन्होंने सफलता का प्रयास को इन्होंने एक तरह का मोटिवेशन बतलाया है कि पूर्णता को प्राप्त करने के लिए या सफलता को प्राप्त करने के लिए या फिर गोल को प्राप्त करने के लिए एक अपने अंदर से आई हुई अपनी एक प्रेरणा, अपना एक मोटिवेशन। सो आपको याद रखना है कि एडलर ने सफलता के प्रयास को एक मौलिक मोटिवेशन इन्होंने माना है। इस एडलर से वैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बहुत कम ही आते हैं, लेकिन कई बार कथन निष्कर्ष जैसे क्वेश्चंस में इसके थ्योरीज़ देखी जाती हैं कि थ्योरीज़ के कुछ पॉइंट्स आते हैं कथन निष्कर्ष में, या फिर क्या सही है क्या गलत है। तो आपको इसलिए एक एक चीज़, एक एक पॉइंट पर आपको फोकस करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपको याद रखना है कि पूर्णता की कोशिश या सफलता की कोशिश को एडलर ने एक मौलिक प्रेरणा बतलाई है। सो एडलर ने इसकी 4 विशेषताएं भी बतलाई हैं, सफलता के प्रयास की इन्होंने 4 विशेषताएं बतलाई हैं। पहला है कि सफलता की कोशिश एक अभिप्रेरणा है, एक मोटिवेशन है जो कि जन्मजात होता है और सभी शिशुओं में होता है। अतः हीनता के भाव से इसका जन्म नहीं होता, बल्कि पहले से ही यह मौजूद रहता है। मीन्स इन्होंने एडलर ने सफलता की कोशिश को या पूर्णता के प्रयास को इन्होंने एक ऐसा मोटिवेशन बतलाया है जो कि सभी व्यक्तियों में, सभी बच्चों में ये बाय बर्थ होता है। मीन्स इनका कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जब व्यक्ति को फील होगा, जब व्यक्ति को इन्फीरियरिटी फीलिंग होगी तब उसके अंदर ये मोटिवेशन आएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि इन्फीरियरिटी फीलिंग का जब भाव व्यक्ति को या शिशु को उत्पन्न होता है, उससे पहले ही बच्चे में, सभी के अंदर में ये जो मोटिवेशन है, ये अभिप्रेरणा है, वो सबके अंदर में होता है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बतलाया है कि जन्म के समय यह मात्र एक अंतःशक्ति होती है, लेकिन इसका विकास बाद में होता है। मीन्स इन्होंने बतलाया है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एक अभिप्रेरण है, सफलता का प्रयास, ये होता तो सभी व्यक्तियों में है, लेकिन ये जन्म के समय एक शक्ति के रूप में होता है कि व्यक्ति के अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये एबिलिटी है, ये योग्यता है, लेकिन इसका विकास धीरे धीरे, जब जैसे जैसे बच्चे का ईगो डेवलप होता जाता है, वैसे वैसे इसका विकास होता जाता है। आगे इन्होंने बतलाया है कि सफलता का प्रयास कई अभिप्रेरकों का मिश्रण नहीं है, बल्कि अकेला अभिप्रेरक है। मीन्स इन्होंने बतलाया है कि सफलता का प्रयास बहुत सारे अभिप्रेरकों का रूप नहीं है, जैसे अचीवमेंट, मोटिवेशन, इस तरह का कोई रूप नहीं है, बल्कि ये जो चीज़ है ये अपने आप में ही एक अकेला और पूर्ण अभिप्रेरण है, एक अकेला और पूर्ण मोटिवेशन है। आगे इन्होंने बतलाया है कि यह सामान्य एवं न्यूरोटिक स्नायु विकृत दोनों व्यक्तियों में पाया जाता है।
न्यूरोटिक व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिक श्रेष्ठता का मार्ग अपनाया जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति सामाजिक अभिरुचि के मार्ग को अपनाते हैं। मीन्स फ्रायड ने बतलाया कि सफलता का प्रयास या श्रेष्ठता का प्रयास सभी व्यक्तियों में होता है, चाहे व्यक्ति नॉर्मल हो या फिर न्यूरोटिक पर्सनालिटी का हो, सबके अंदर होता है। लेकिन जो न्यूरोटिक किस्म के व्यक्ति होते हैं, न्यूरोटिक्स होते हैं, उनके अंदर ये अभिप्रेरण उनके व्यक्तिक श्रेष्ठता को डेवलप करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मीन्स व्यक्ति जो न्यूरोटिक पर्सन होते हैं वो सफलता के प्रयास को सिर्फ अपने लिए देखना चाहते हैं, वो अपने डेवलपमेंट के लिए वो देखना चाहते हैं। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, जो सामान्य इंसान होते हैं, उनका जो ये चीज़ होता है, मीन्स सफलता का प्रयास, ये जो भी प्रेरण होता है वो सोशल इंटरेस्ट के लिए होता है। मीन्स वो सबके लिए, समाज के किसी अच्छे कार्य के लिए उनका ये मोटिवेशन होता है कि उनके किसी काम को करने से समाज को सहायता मिलेगी, समाज की मदद होगी। तो वो जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं वो सबके लिए, वो सोसाइटी के लिए वो सोचकर चलते हैं। लेकिन जो न्यूरोटिक पर्सन होते हैं वो इस अभिप्रेरण का उपयोग सिर्फ अपने लिए करते हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए वो करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर हम भ्रष्ट नेताओं की बात करें तो भ्रष्ट नेता, करप्ट लीडर्स जो होते हैं वो सिर्फ अपने फ़ायदे को देखते हैं, उनको समाज हित का कोई भी ध्यान नहीं होता है। तो सफलता की कोशिश तो उनमें भी है, लेकिन वो सिर्फ अपने लेवल पर सोचते हैं। लेकिन वहीं कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो कि पूरी सोसाइटी का भला करना चाहते हैं, जो कि गरीबों का उद्धार करना चाहते हैं। सो उनके अंदर में वो ये सामाजिक अभिरुचि, सोशल इंटरेस्ट के रूप में ये चीज़ें दिखती हैं। सो हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहीं से इनका नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल इंटरेस्ट। सो हम सोशल इंटरेस्ट के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। सोशल इंटरेस्ट, एडलर ने सामाजिक अभिरुचि को भी जन्मजात ही माना है, लेकिन इसका विकास बाद में होता है। सामाजिक अभिरुचि का अर्थ है मानवता के कल्याण की मनोवृत्ति, साथ ही दूसरों के प्रति एम्पैथी। एडलर ने बतलाया कि कुछ लोगों में सामाजिक अभिरुचि कभी उत्पन्न नहीं होती, ऐसे व्यक्ति अपराधी तथा पियक्कड़ होते हैं। सो हम देख रहे हैं कि एडलर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उन्होंने इन विशेषताओं को, इन चीज़ों को, इन शील गुणों को उन्होंने जन्मजात माना है। सो एडलर ने सोशल इंटरेस्ट को भी जन्मजात माना है और इन्होंने बतलाया है कि ये सभी बच्चे के अंदर होती है, लेकिन धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता है। सामाजिक अभिरुचि का अर्थ है मानवता के कल्याण की मनोवृत्ति, साथ ही दूसरों के प्रति एम्पैथी। मीन्स एम्पैथी का मतलब है, तदानुभूति का मतलब है दूसरों के दर्द को खुद महसूस करना, दूसरों के दुख को फील करना। ये एम्पैथी का अर्थ है। जब व्यक्ति दूसरों के दुख को, दूसरे के दर्द को खुद में महसूस करता है तो व्यक्ति खुद ही उसकी हेल्प करने के लिए व्यक्ति तत्पर हो जाता है। सो इसी को इन्होंने सोशल इंटरेस्ट कहा है कि समाज के लिए, मानवता के कल्याण के लिए ये चीज़ें व्यक्ति के अंदर में होती हैं। साथ ही साथ एडलर ने यह भी बतलाया है कि कुछ लोगों में सामाजिक अभिरुचि कभी उत्पन्न नहीं हो पाती, ऐसे व्यक्ति अपराधी या पियक्कड़ होते हैं। जैसे मैंने बात की, जैसे हमने पिछले पॉइंट को भी देखा था, हमने सफलता का प्रयास या पूर्णता का प्रयास, या फिर हम सोशल इंटरेस्ट में भी बात कर रहे हैं। सो एडलर ने बतलाया है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंदर में सामाजिक अभिरुचि होती तो है, क्योंकि ये तो बाय बर्थ होती है, सभी बच्चों में होती है, लेकिन उनके अंदर ये कभी डेवलप नहीं हो पाता। मे भी उनका माहौल ऐसा होता हो, उनकी परवरिश ऐसी होती हो, क्योंकि व्यक्ति के ऊपर तो उसके इन्वायरमेंट का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। सो इसलिए उनके अंदर इस तरह की चीज़ें उत्पन्न नहीं होती। व्यक्ति सिर्फ अपने फ़ायदे को देखता है। अगर उसको अपने फ़ायदे के लिए किसी की जान भी लेनी पड़े तो व्यक्ति हिचकिचाता नहीं है, वो ऐसा कर देता है। सो इसको इन्होंने बतलाया है, एडलर ने बतलाया है कि ऐसे व्यक्ति अपराधी हो सकते हैं, पियक्कड़ हो सकते हैं। सो हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, स्टाइल ऑफ लाइफ। फ्रायड का जो नेक्स्ट टर्म है वो है स्टाइल ऑफ लाइफ। जीवन शैली किसी लक्ष्य पर पहुंचने का व्यक्ति का अपूर्व तरीका एवं उसके आत्म संप्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट तथा दूसरों के प्रति विकसित मनोवृत्ति आदि से होती है। मीन्स इन्होंने लाइफ ऑफ स्टाइल के बारे में, स्टाइल ऑफ लाइफ के बारे में इन्होंने बतलाया है कि हर व्यक्ति का अपने गोल पर पहुंचने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ व्यक्ति सीधी तरह से अपने गोल पर पहुंचते हैं, कुछ व्यक्ति कुछ युक्तियां लगाकर अपने गोल तक पहुंचते हैं। मीन्स जिसका जैसा अपना एटीट्यूड होता है, जिसकी जैसी अपनी सोच होती है, अपने विचार होते हैं, व्यक्ति उसी तरह से अपने गोल पर पहुंचता है।
सो इसी के बारे में इन्होंने बतलाया है कि किसी लक्ष्य पर पहुंचने की जीवन शैली किसी लक्ष्य पर पहुंचने का व्यक्ति का अपूर्व तरीका एवं उसका आत्म संप्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। आगे इन्होंने स्टाइल ऑफ लाइफ की कुछ विशेषताओं के बारे में भी बतलाया है, जिसको हम देख लेते हैं। एडलर ने बतलाया है कि हमारा जो जीवन शैली होता है, जैसे वो आनुवांशिकता तथा पर्यावरण से प्रभावित होता है। जैसे हमने अभी पिछले पॉइंट में हमने बात की थी कि कुछ व्यक्ति की सोशल इंटरेस्ट होता है तो सभी व्यक्तियों के ऊपर है, लेकिन वो कितना डेवलप होगा, किस तरह से डेवलप होगा, ये व्यक्ति के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। सो यहाँ हम देखते हैं कि एडलर ने इन्वायरमेंट को भी इम्पॉर्टेंट माना है, लेकिन इन्होंने ज़्यादा फोकस आनुवांशिकता पर किया है। साथ ही एडलर ने जीवन शैली को एक प्रमुख नियंत्रक माना है। मीन्स व्यक्ति का जैसा जीने का तरीका होता है, उसी से उसकी जो लाइफ होती है वो कंट्रोल होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति कोई भी कार्य करता है। साथ ही साथ जीवन शैली के बारे में इन्होंने बतलाया है कि जीवन शैली फ्रायड के ईगो के समान है। जैसे हमने फ्रायड की थ्योरी में हमने ईगो के बारे में पढ़ा था कि ईगो वास्तविकता के नियम पे चलता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे चलता है। उसी तरह से ये एडलर का जीवन शैली का कॉन्सेप्ट है, जो कि फ्रायड के ईगो से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें ईड और सुपर ईगो सम्मिलित नहीं है। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि एडलर का कौन सा ऐसा टर्म है जो फ्रायड के ईगो के समान है। तो आपको याद रखना है कि जीवन शैली है, स्टाइल ऑफ लाइफ है, जो कि फ्रायड के ईगो के समान है। आगे देखते हैं कि इसमें व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उसके अनोखे मनोवृत्ति यूनिक एटीट्यूड का ज्ञान होता है। मीन्स स्टाइल ऑफ लाइफ किसी व्यक्ति के जीने के तरीके, जीवन शैली से हमें पता चलता है कि व्यक्ति किस तरह की पर्सनैलिटी का है, साथ ही उसका एटीट्यूड किस तरह का है, वो हमसे, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, सबका सोचने का, समझने का, देखने का नज़रिया अलग होता है। सो व्यक्ति के जीवन शैली को देखकर ही, लाइफ स्टाइल को देखकर ही हमें उसके बारे में पता चलता है। आगे हम देखते हैं कि इसका निर्माण 4 से 5 साल तक की आयु तक हो जाता है। मीन्स व्यक्ति के सोचने समझने का जो तरीका होता है या व्यक्ति का जो एटीट्यूड होता है वो 4-5 साल तक ये डेवलप होने लगता है या हो जाता है। सो हमने फ्रायड की थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने देखा था कि फ्रायड ने बतलाया था कि ईगो का डेवलपमेंट भी 3-4 साल की एज में ही होना स्टार्ट होता है। सो इसी तरह से हमने यहाँ पे भी देखा कि एडलर ने भी बतलाया है कि जीवन शैली का जो निर्माण होता है वो 4-5 साल तक की आयु तक हो जाता है। आगे इन्होंने बतलाया है कि एक बार विकसित हो जाने पर इसमें परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अगर व्यक्ति को लगता है कि इसमें सुधार आवश्यक है तो वह उसे परिवर्तित कर सकता है। मीन्स अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक बार बचपन में, जैसा हम जानते हैं कि व्यक्ति पर उसके बचपन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सो व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर अगर एक बार उसका एक अपना एटीट्यूड अगर उत्पन्न हो गया तो फिर लाइफ टाइम तक उसका वही एटीट्यूड रहता है। लेकिन कई बार किसी अच्छे लोगों के संपर्क में आने से या फिर किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को रियलाइज़ होता है कि उसका किसी चीज़ के प्रति या किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति उसका जो एटीट्यूड है वो सही नहीं है। तो अगर व्यक्ति चाहे तो उसको उसमें चेंज ला सकता है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि ऐसा करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी पर आधारित एडलर ने 4 तरह की मनोवृत्तियों को बतलाया है। मीन्स एडलर ने 4 तरह के एटीट्यूड्स को बतलाया है, या 4 तरह की हम यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ भी कह सकते हैं। 4 तरह की पर्सनैलिटीज़ एडलर ने बतलाई हैं। पहला है अधिकार दिखाने वाले, रूलिंग टाइप। ऐसे व्यक्ति दूसरों पर अपना प्रभुत्व दिखलाते हैं तथा इनमें सोशल इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है। मीन्स जिन व्यक्तियों के अंदर में रूलिंग टाइप इस तरह का जो एटीट्यूड होता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर लाइफ टाइम इस तरह का एटीट्यूड रह जाता है। काफ़ी मुश्किल से जब व्यक्ति को खुद में ये चेतना आती है कि ये सही है या ये सही नहीं है, तब तक व्यक्ति उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाता। सो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, रूलिंग टाइप व्यक्ति, वो दूसरों पर अपना प्रभुत्व दिखाते हैं, दूसरों पर अपना नियंत्रण बनाना चाहते हैं, दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, और इनमें सोशल इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है। आगे हम देखते हैं प्राप्त करने वाले प्रकार, गेटिंग टाइप। ऐसे व्यक्ति दूसरों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं और दूसरों से जितना हो सके प्राप्त करना चाहते हैं,
परिस्थिति तनावपूर्ण हो जाने पर ये न्यूरोटिक हो जाते हैं तथा इनमें भी सोशल इंटरेस्ट कम होता है। मीन्स ऐसे व्यक्ति हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति थोड़े सेल्फिश टाइप के व्यक्ति होते हैं और ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ये हमेशा दूसरों से कुछ ना कुछ लेने का ही प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता है तो वो थोड़े स्नायु विकृत हो जाते हैं, थोड़े न्यूरोटिक हो जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों के अंदर भी सोशल इंटरेस्ट बहुत ही कम पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूर हट जाने वाले प्रकार, अवॉइडिंग टाइप। ऐसे लोगों में परिस्थिति से हट जाने की प्रवृत्ति होती है, इनमें भी सोशल इंटरेस्ट कम होता है। मीन्स अवॉइडिंग टाइप वाले जो व्यक्ति होते हैं वो समझते हैं कि किसी सिचुएशन में उनको खतरा हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति उस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, उस सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि अगर दो ग्रुप के बीच में झगड़ा हो रहा है तो एक ग्रुप उनको कुछ व्यक्ति उनको शांत कराते हैं, कुछ व्यक्ति चुपचाप वहाँ खड़े होकर तमाशा देखते हैं और कुछ व्यक्ति वहाँ से चले जाते हैं। मीन्स वही होते हैं अवॉइडिंग टाइप। मीन्स कुछ भी हो उन्हें उनमें क्यों पढ़ना, उन्हें क्या लेना देना, सो वो अवॉइड करके वो सिर्फ अपना काम देखते हैं। सो इनमें सोशल इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सामाजिक रूप से उपयोगी प्रकार, सोशली यूजफुल टाइप। ऐसे लोगों में सोशल इंटरेस्ट काफ़ी अधिक होता है और ये सक्रिय होते हैं, जिंदा दिल होते हैं। मीन्स ऐसे व्यक्ति सेल्फिश नहीं होते और ऐसे व्यक्ति सबके बारे में सोचते हैं, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। कोई भी अगर व्यक्ति को हेल्प की ज़रूरत होती है तो ऐसे व्यक्ति तुरंत उसकी मदद के लिए तत्पर होते हैं, एक्टिव होते हैं। सो इसी पर आधारित एडलर ने 3 तरह की दोषपूर्ण जीवन शैली का भी वर्णन किया है। एडलर ने 3 तरह के लाइफ स्टाइल को भी बतलाया है। पहला है तुच्छ प्रकार, इन्फेरियर स्टाइल। इसके बारे में इन्होंने बतलाया है कि इनमें तीव्र आंगिक हीनता की भावना होती है तथा वे इसकी क्षतिपूर्ति करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में परिस्थिति से दूर हट जाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। जैसे हमने अवॉइडिंग टाइप की बात की, सो हम उसको ले सकते हैं, देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर परिस्थिति से दूर हट जाने की भावना प्रबल क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर इन्फेरियरिटी फीलिंग की भावना तीव्र होती है। इसलिए वो ऐसी सिचुएशन में और वो अपनी इस इन्फेरियरिटी फीलिंग की भावना को कॉम्पेंसेशन नहीं कर पाते और वे परिस्थिति से हट जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है अति स्नेही प्रकार, पैम्पर्ड टाइप। ऐसे व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं और स्वार्थी होते हैं, इनमें सोशल इंटरेस्ट कम होता है। मीन्स पैम्पर्ड टाइप, ऐसे व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ऐसे व्यक्ति सिर्फ दूसरों से पाना चाहते हैं और ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और इनके अंदर सोशल इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी सेल्फिश होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बतलाया है, एडलर ने बतलाया है तिरस्कृत प्रकार, नेग्लेक्ट टाइप। ये भी आत्म केंद्रित ही होते हैं तथा चेतन रूप से अपने आप को बर्बाद करने में इन्हें आनंद आता है। मीन्स जो तिरस्कृत प्रकार टाइप के व्यक्ति होते हैं, नेग्लेक्ट टाइप वाले व्यक्ति होते हैं, ये भी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और इनको अच्छे बुरे हर चीज़ का ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को बर्बाद करने में, मीन्स इनको अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ करने में इनको कोई भी परहेज नहीं होता। सो ये इनका एडलर का लाइफ स्टाइल का ये कॉन्सेप्ट था, इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें। सो इनका हम अगला टर्म देखते हैं, क्रिएटिव पावर। एडलर ने क्रिएटिविटी की भी बात कही है और आगे इनका ये क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर हुआ और आगे तो हम देख सकते हैं, हम देख रहे हैं इस पर कितने सारे रिसर्चेस हो चुके हैं। सो एडलर ने सृजनात्मक शक्ति को इस तरह से डिफाइन किया है कि सृजनात्मक शक्ति से सामाजिक अभिरुचि का विकास होता है तथा लक्ष्य पर पहुंचने की विधि का निर्धारण होता है। इससे संज्ञानात्मक क्षमताएं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जैसे परसेप्शन, प्रत्यक्षण, स्मृति, मेमोरी, कल्पना, इमेजिनेशन आदि का भी विकास होता है। मीन्स फ्रायड ने क्रिएटिविटी के बारे में बतलाया है कि क्रिएटिविटी से सोशल इंटरेस्ट डेवलप होता है और क्रिएटिविटी से व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुंचने का तरीका खोजता है। जैसे किसी व्यक्ति को अपने गोल पे पहुंचना है तो उसके लिए वो क्रिएटिविटी का भी सहारा लेता है और इससे क्रिएटिविटी से व्यक्ति के कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, जिसमें कि परसेप्शन है, स्मृति है, या फिर हम लर्निंग कह सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कह सकते हैं, इमेजिनेशन है, कल्पना है, इन सारी चीज़ों का भी, इन सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का भी डेवलपमेंट होता है। आगे फ्रायड फिक्शनल फिनालिज्म के बारे में बात करते हैं, कल्पित लक्ष्य के बारे में ये बात करते हैं। सो हम देख लेते हैं कल्पित लक्ष्य के बारे में। कल्पनावाद,
कल्पनावाद पर एडलर विया हिंगर की पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ एज इफ मीन्स एक राइटर थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी द फिलॉसफी ऑफ एज इफ, और विया हिंगर नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उनकी बुक से ही एडलर का ये कॉन्सेप्ट आया कल्पनावाद का। सो विया हिंगर ने अपने बुक में लिखा था, अपनी पुस्तक में इन्होंने बतलाया था कि कल्पना ऐसे विचार होते हैं लेकिन फिर भी मानव व्यवहार को यह प्रभावित करता है। साथ ही व्यक्ति वास्तविकता से तो प्रभावित होता ही है, साथ ही उन चीज़ों से भी प्रभावित होता है जिन्हें वो वास्तविक समझता है। मीन्स विया हिंगर ने कल्पनावाद पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने कल्पनावाद को एक इमेजिनेशन ही बतलाया। विया हिंगर ने बतलाया कि कल्पना का वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं होता है, लेकिन फिर भी इससे व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है। मीन्स व्यक्ति वास्तविकता से तो प्रभावित होता ही है, साथ ही उन चीज़ों से भी प्रभावित होता है जिन्हें वो वास्तविक समझता है। मीन्स व्यक्ति अगर किसी चीज़ की कल्पना करता है तो व्यक्ति उससे भी प्रभावित होता है। जैसे आगे इन्होंने बतलाया है कि एडलर ने कल्पना को श्रेष्ठता या सफलता का अंतिम लक्ष्य माना है। मीन्स आगे हम देख लेते हैं कल्पित अंतिम लक्ष्य फिक्शनल फाइनल गोल द्वारा एडलर ने स्वोद्देश्यवाद पर बल डाला है, टेलीलॉजी पर इन्होंने बल डाला है, जिससे पता चलता है कि भविष्य में होने वाली क्रियाओं का वर्तमान क्रियाओं पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे एडलर ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है। जैसे हम फ्राइड की थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि फ्राइड की थ्योरी के अनुसार व्यक्ति का अनकॉन्शियस माइंड या व्यक्ति का जो पास्ट होता है वो उसके प्रेजेंट के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन एडलर ने अपने इस टर्म के द्वारा यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपने पास्ट के द्वारा व्यक्ति का प्रेजेंट डिसाइड होता है, बल्कि व्यक्ति अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, उससे उसका प्रेजेंट डिसाइड होता है। मीन्स अगर व्यक्ति अपना कोई गोल बना लेता है, जैसे अगर हम कहें अगर कोई व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है तो वो ऐसा इमेजिनेशन करता है कि व्यक्ति आईएएस बन गया है और वो कल्पना करता है। इस कल्पना का वास्तविकता से कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर, व्यक्ति के प्रेजेंट बिहेवियर पर साफ साफ दिखता है, क्योंकि वो व्यक्ति या वो स्टूडेंट आईएएस बनने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है अपने उस कल्पित लक्ष्य को ध्यान में रखकर, अपने उस इमेजिनेशन गोल को ध्यान में रखकर व्यक्ति आज उतनी मेहनत करता है। सो इसलिए एडलर ने इस पर काफ़ी बल डाला है। आगे हम देखते हैं कि फ्रायड के कॉन्सेप्ट, फ्रायड की थ्योरी का ये लास्ट टर्म है जन्मक्रम, बर्थ ऑर्डर। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था और एडलर ने अपनी स्टडी की थी और इन्होंने 4 तरह के बर्थ ऑर्डर्स के बारे में बतलाया था। प्रथम, द्वितीय तथा अकेला बच्चा। मीन्स इन्होंने अपनी स्टडी की कि बर्थ ऑर्डर का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा या अकेला बच्चा, इस पर उसकी पर्सनैलिटी का पर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए एडलर ने काफ़ी रिसर्चेस किए और इन्होंने 4 तरह के बर्थ ऑर्डर का इन्होंने अध्ययन किया। प्रथम बच्चा, द्वितीय बच्चा तथा अकेला बच्चा। एडलर खुद सेकंड बच्चे थे, सेकंड बर्थ ऑर्डर के बच्चे थे। एडलर अपने भाई बहनों में सेकंड नंबर पर थे। सो कई बार इनके इस कॉन्सेप्ट के बारे में कहा जाता है कि फ्रायड ने अपने ही लाइफ को देखकर इस कॉन्सेप्ट को बताया, जबकि ऐसा नहीं है। फ्रायड नहीं, एडलर ने अपनी ही लाइफ के बारे में इस कॉन्सेप्ट में बतलाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। एडलर ने इस पर काफ़ी स्टडी की, काफ़ी गहन रिसर्चेस किए, उसके बाद इन्होंने इस टर्म के बारे में बतलाया। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने बतलाया कि प्रथम जन्म क्रम के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या विशेषताएं होती हैं। सो इन्होंने बतलाया है कि प्रथम जन्म क्रम वाले बच्चे माता पिता का पूरा ध्यान पाते हैं, किंतु बाद में उन्हें कटु अनुभूतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाद में माता पिता का ध्यान दूसरे बच्चे पर चला जाता है। इससे प्रथम बच्चे द्वितीय भाई बहन के प्रति घृणा या विद्वेष रखते हैं। उनमें दुश्चिंता तथा अति सुरक्षात्मक प्रवृत्तियाँ, ओवर प्रोटेक्टिव टेंडेंसीज विकसित होती हैं। सो एडलर ने प्रथम जन्म क्रम वाले बच्चे के बारे में बतलाया है कि जो फर्स्ट बच्चे होते हैं पेरेंट्स के, सो उन पे क्योंकि वो अकेले होते हैं इसलिए, और पहले बच्चे होते हैं इसलिए उनके पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा उस पर पूरा ध्यान देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। लेकिन बाद में सेकंड बेबी के आने के बाद जो फर्स्ट बेबी होता है उसको
काफ़ी बुरा फील होता है, उसको काफ़ी खाली खाली सा फील होता है। उसको लगता है कि सेकंड बेबी के आने के बाद में उसके माता पिता का ध्यान उसके ऊपर से हट गया है और सेकंड बेबी के ऊपर चला गया है। इससे बच्चा दूसरे व्यक्ति, दूसरे बच्चे के लिए, दूसरे अपने भाई बहन के लिए वो घृणा का भाव रखने लगता है और थोड़ा विद्वेषी हो जाता है। साथ ही साथ बच्चे में दुश्चिंता उत्पन्न होती है, एंजाइटीज़ आती हैं इस चीज़ को लेकर, तथा वो बच्चा ओवर प्रोटेक्टिव टेंडेंसीज़ का हो जाता है। आगे इन्होंने सेकंड जन्मक्रम के बारे में बतलाया है, द्वितीय जन्मक्रम के बारे में बतलाया है कि ऐसे बच्चे का सोशल इंटरेस्ट अधिक विस्तृत होता है और इनमें सहयोग तथा प्रतिस्पर्धा की भावना तीव्र होती है। इनमें उपलब्धि उन्मुखता होती है। सेकंड जन्मक्रम के बारे में एडलर ने बतलाया है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर में, कि ऐसे बच्चे जो होते हैं, जो सेकंड बेबी होते हैं, उनके अंदर सोशल इंटरेस्ट काफ़ी डेवलप्ड होता है। मीन्स पहले बच्चे और थर्ड बच्चे की अपेक्षा सेकंड बच्चे में सोशल इंटरेस्ट काफ़ी डेवलप्ड होता है, क्योंकि ये अपने बड़े से भी सीखते हैं और ये अपने से छोटे को भी एक डायरेक्शन देते हैं। इसलिए ऐसे बच्चे सबसे आगे जाते हैं और ऐसे बच्चे में सहयोग और कंपटीशन की भावना अधिक होती है। और एडलर ने अपने अध्ययन में पाया कि सेकंड जन्मक्रम, सेकंड बर्थ वाले बच्चे, सेकंड बर्थ ऑर्डर वाले बच्चे अपने भाई बहनों में सबसे आगे जाते हैं और साथ ही साथ ये अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं। आगे इन्होंने तृतीय बच्चे के बारे में बतलाया है, तृतीय जन्मक्रम वाले बच्चे के बारे में इन्होंने बतलाया है कि ऐसे बच्चों में प्रॉब्लम चाइल्ड होने की संभावना तीव्र होती है। इनमें आत्मनिर्भरता की कमी पाई जाती है, हीनता का भाव भी विकसित होता है, इनमें अपने बड़े भाई बहनों से आगे निकलने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, ये भी उपलब्धि उन्मुख होते हैं। सो एडलर ने तृतीय जन्मक्रम वाले बच्चे के बारे में बतलाया है कि ऐसे बच्चे के अंदर में इन्फेरियरिटी फीलिंग की भावना काफ़ी ज़्यादा होती है। कई बार देखा जाता है कि ऐसे बच्चे कई बार दूसरों पर निर्भर ही रह जाते हैं, क्योंकि इन्हें इनके बड़े भाई बहनों का भी हेल्प मिलता रहता है, उनका एक सहयोग मिलता रहता है। सो इसलिए बच्चे के अंदर में डिपेंड होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। साथ ही साथ में कई बार ऐसे बच्चों की तुलना इनके बड़े भाई बहनों से भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि इनके किसी शरारत की तुलना इनके बड़े भाई बहनों से होती है। उन्हें कई बार इनके बड़े भाई बहनों से कंपेयर करके सिखाया जाता है कि तुम्हारे बड़े भाई बहन इतना अच्छा काम करते हैं, सो तुम्हें भी करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें बार बार ऐसे बच्चों को बताई जाती हैं, बोली जाती हैं। सो इससे बच्चे के अंदर में इन्फेरियरिटी फीलिंग आ जाती है और ये अपने भाई बहनों को अपना कॉम्पिटिटर समझने लगते हैं और ये अपने भाई बहनों से आगे निकलने की प्रवृत्ति इनके अंदर तीव्र हो जाती है। साथ ही साथ में ऐसे बच्चे आगे चल करके अचीवमेंट ओरिएंटेड हो जाते हैं। आगे एडलर ने अकेले बच्चे के बारे में भी बतलाया है कि जिन माता पिता की सिर्फ एक संतान होती है, उनकी भी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। सो एडलर ने बतलाया है कि ऐसे बच्चों में श्रेष्ठता का भाव अधिक होता है और ये ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पर निर्भर होते हैं तथा इनमें सहयोग तथा सोशल इंटरेस्ट की कमी होती है। ये अपने माता पिता से ही प्रतियोगिता आरंभ कर देते हैं। सो अकेले बच्चे के बारे में एडलर ने बतलाया है कि क्योंकि अकेले बच्चे मीन्स उन्हें माता पिता का पूरा स्नेह वो खुद ही पाते हैं, उनके प्यार दुलार स्नेह को बांटने वाला उनका कोई दूसरा भाई बहन नहीं होता है। इसलिए ऐसे बच्चे को लगता है कि वो सबसे अच्छे हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। कई बार हम देखते हैं कि इस तरह के बच्चे, अकेले बच्चे, काफ़ी जिद्दी भी होते हैं। सो ये अपने आप को सबसे अच्छा समझते हैं और इनके अंदर सहयोग की भावना नहीं होती है, इनके अंदर सोशल इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है और कई बार ये अपने पेरेंट्स के साथ ही ये कंपटीशन आरंभ कर देते हैं। सो हमने यहाँ पे एडलर की थ्योरी हमने देख ली। सो यहाँ पे एडलर की थ्योरी कंप्लीट होती है, ख़त्म होती है। सो आगे हम देख लेते हैं कॉम्पैरेटिव स्टडी बिटवीन फ्रायड एंड एडलर। मीन्स हम यहाँ पे फ्रायड और एडलर के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ कंपेयर करेंगे कि ऐसी क्या क्या चीज़ें थी, किस बिंदु पर फ्रायड और एडलर के कॉन्सेप्ट अलग अलग हुए। सो इसके बारे में भी जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। किसी भी स्टडी को, किसी भी थ्योरी को अगर हम कंपेयर करके पढ़ते हैं, कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, तो उस थ्योरी के टर्म्स हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है, हमें थ्योरी की डीप नॉलेज मिलती है।
यहाँ हम देख लेते हैं कि फ्रायड और एडलर की थ्योरी में क्या भिन्नताएं हैं या क्या चीज़ें अलग हैं। हम देखते हैं कि फ्रायड ने अपने सिद्धांत में मनुष्य के जैविक रूप की व्याख्या की है, जबकि एडलर ने मनुष्य के सामाजिक स्वरूप पर अधिक बल डाला है। इसलिए इन्हें प्रथम सामाजिक विशेषज्ञ, फर्स्ट सोशल एनालिस्ट भी माना जाता है। हम देखते हैं कि फ्रायड की जो थ्योरी थी, या हम बात करें अगर हम साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की अगर हम बात करें, तो उसमें हम देखते हैं कि फ्रायड ने जैविक रूप की व्याख्या की थी। जैसे बच्चा कि किस तरह से डेवलप होता है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं, उन चीज़ों को भी हमने देखा था। लेकिन अगर हम एडलर की थ्योरी को देखते हैं तो यहाँ पे एडलर ने मनुष्य के या व्यक्ति के सोशल स्वरूप के बारे में, सामाजिक स्वरूप के बारे में इन्होंने बतलाया है कि व्यक्ति का जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से होता है। इस पर एडलर ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसा करने वाले एडलर पहले व्यक्ति थे, पहले मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए इन्हें फर्स्ट सोशल एनालिस्ट की उपाधि भी दी गई है। आपको याद रखना है कि एडलर फर्स्ट सोशल एनालिस्ट थे। आगे हम देखते हैं कि फ्रायड भूतकाल की अनुभूतियों को वर्तमान व्यवहार का निर्धारक मानते हैं। ये नियतिवादी थे, लेकिन एडलर भविष्य के लक्ष्यों को वर्तमान व्यवहार का निर्धारक मानते हैं। ये स्वदेशीवादी थे। जैसे हम अगर बात करें फ्रायड की थ्योरी की, तो फ्रायड की थ्योरी में हमने देखा था कि फ्रायड ने अनकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा डेवलप किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था। साथ ही साथ में अगर हम साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पे फ्रायड ने बच्चे के इन्फेंसी पीरियड पर बहुत ज़्यादा फोकस उन्होंने किया था कि व्यक्ति आज जो है वो उसके बचपन में उसके साथ किस तरह से उसको ट्रीट किया गया बच्चे को, उसका ये आज का व्यक्ति रिजल्ट होता है, ऐसा फ्रायड का मानना था। लेकिन एडलर ने यहाँ पे कल्पित लक्ष्य के टर्म में या फिर फिक्शनल फिनालिज्म के टर्म में एडलर ने बतलाया है कि व्यक्ति को फ्यूचर में जो चीज़ें करनी होती हैं, मीन्स व्यक्ति अगर फ्यूचर में अपना जो गोल सेट करता है उसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपने प्रेजेंट में बिहेव करता है। मीन्स व्यक्ति अपने फ्यूचर में क्या होगा उस पर व्यक्ति आज उस तरह का बिहेवियर करता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों ही साइकोलॉजिस्ट के बारे में, आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं कि फ्रायड ने सेक्स को सबसे इम्पॉर्टेंट ड्राइव माना था, लेकिन एडलर ने श्रेष्ठता की कोशिश तथा सामाजिक अभिरुचि को महत्वपूर्ण ड्राइव माना। फ्रायड की थ्योरी में हमने देखा था कि फ्रायड ने सेक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, और इसलिए फ्रायड की आलोचनाएं भी की गई कई विरोधियों द्वारा कि फ्रायड ने सेक्स को ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि फ्रायड का मानना था कि व्यक्ति को जिन भी चीज़ों से सुख प्राप्त होता है, जिस भी तरह से व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है, उन सभी चीज़ों को फ्रायड ने सेक्स की संज्ञा दी थी। लेकिन एडलर ने अपनी थ्योरी में सेक्स जैसी चीज़ों की चर्चा ना के बराबर ही की है, और साथ ही एडलर ने श्रेष्ठता की कोशिश तथा सोशल इंटरेस्ट को इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट ड्राइव माना है कि व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए, व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और सोशल इंटरेस्ट के लिए और सफलता की कोशिश के लिए व्यक्ति कार्य करता है। इसलिए इन्होंने इन चीज़ों को महत्वपूर्ण ड्राइव माना है। लेकिन फ्रायड का मानना था कि व्यक्ति जो भी करता है वो एक सेक्सुअल प्लेजर के लिए करता है, इसलिए फ्रायड ने सेक्स को इम्पॉर्टेंट ड्राइव माना। आगे हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि एडलर ने व्यक्तित्व की अपूर्वता पर बल दिया है, लेकिन फ्रायड ने इसकी चर्चा नहीं की है। एडलर ने अपने थ्योरी में, अपने सिद्धांत में मीन्स इंडिविजुअलिटी पर बल दिया है कि हर व्यक्ति अपने आप में अपूर्व होता है, अनोखा होता है, लेकिन फ्रायड ने इस चीज़ की चर्चा अपनी थ्योरी में नहीं की है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि एडलर द्वारा प्रस्तावित जीवन शैली फ्रायड के ईगो की तरह का कॉन्सेप्ट है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर क्वेश्चन आता है कि एडलर का स्टाइल ऑफ लाइफ फ्रायड के किस कॉन्सेप्ट की तरह का है, आपको याद रखना है कि स्टाइल ऑफ लाइफ ईगो की तरह का कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आज की ये थ्योरी, एडलर की थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, और कॉम्परेटिव स्टडी बिटवीन फ्रायड एंड एडलर, इससे भी आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे, फ्रायड की थ्योरी भी आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कार्ल यूंग की थ्योरी की, उनके कंट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।